हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम साइकोलॉजी एमसीक्यू का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता जो होती है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए उसके ऑप्शन दिए हैं वंशानुक्रम, वातावरण, तीसरा दिया है बुद्धि का अंतर और चौथा दिया वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो भैया वंशानुक्रम और वातावरण जो होता है इन्हीं के वजह से बच्चों में जो है वो व्यक्तिगत शिक्षण भिन्नता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है। पहला देखेंगे मौखिक परीक्षण, दूसरा लिखित परीक्षण, तीसरा प्रायोगिक परीक्षण या चौथा क्रियात्मक परीक्षण। देखिए जब टीचर कोई है और वो क्लास में एंटर करता है तो बच्चों से छोटे छोटे सवालों के रूप में मौखिक प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये आपका मौखिक परीक्षण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से सॉल्व कर सकता है, ठीक है, या जान सकता है। तो देखेंगे निबंध लिखवाकर या वाद विवाद या परीक्षा परीक्षण या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही जो है इसके द्वारा अध्यापक जो है वो छात्र के व्यक्तिगत विभेद को जान सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। देखिए पहला साक्षात्कार, दूसरा व्यक्तित्व विधि या तीसरा निरीक्षण विधि या चौथा प्रयोगात्मक विधि। तो ये पहला जो है आपका ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार विधि, इसी के द्वारा अध्ययनकर्ता जो है वो बच्चों से और उनके माता पिताओं से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर शिक्षा की जो सिफारिश है वो सीधा सीधा नई शिक्षा नीति ने की है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि आपका स्थानांतरण ऐसे शहर में हो जाता है या ऐसे क्षेत्र में हो जाता है जहाँ की आप भाषा जो है वो समझ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला देखेंगे कि आप ना स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र करवाने का आपने सोचेंगे या जो होगा देखा जाएगा। और तीसरा देखेंगे भाषा सीखने का प्रयास करेंगे या चौथा अत्यधिक मौन रहेंगे। देखिए अब इसमें से हम जो निगेटिव हैं वो निकाल रहे हैं। देखो पहला तो है कि जो होगा देखा जाएगा, ये तो गलत है, तो बच्चों को शिक्षा कैसे प्रदान होगी। ठीक है, और अत्यधिक मौन रहेंगे ये भी गलत है, जब चुप ही रहेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। ऑप्शन 2 है कि स्थानांतरण करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों में जो बेटर आंसर है वो है सीखने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें लिखा है कि शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से क्या होता है कि छात्र प्रसन्न रहता है, या अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, या सी शिक्षण रुचिकर सरल व उपयोगी बन जाता है, या डी कक्षा में शांति बनी रहती है। तो इसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी जो है सही हो जाएगा। शिक्षण रुचिकर सरल तथा उपयोगी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक लाद दिया जाता है, ठीक है, जिससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। पहले देखेंगे कि छात्र प्रत्येक अध्ययन नहीं कर सकता, दूसरा अत्यधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, या तीसरा अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा होती है, या चौथा कंधे की हड्डी का कुप्रभाव पड़ता है। कंधे की हड्डी जो होती है उस पर कुप्रभाव पड़ता है, मतलब गलत प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बी बिल्कुल सही होगा कि अधिक भार से मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, देखते हैं ऑप्शन ए, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, सी, छात्रों को अवसर देना चाहिए, या डी, श्रमजीवी लोगों को उदाहरण देना चाहिए। जो मतलब कठिन परिश्रम करते हैं लोग, उनका उदाहरण देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, छात्रों को अवसर प्रदान करना चाहिए। तो जिससे क्या है कि छात्रों में श्रम का महत्व उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां जो है कि परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को करना चाहिए कि छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को करवाएंगे, घर बुलाकर पाठ्यक्रम करवाएंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम करवाएंगे। तो देखिए, छात्रों को स्वयं करने के लिए तो नहीं कहेंगे, अगर स्वयं ही कर लेंगे छात्र तो स्कूल आने की जरूरत क्या है। ठीक है, चुनिंदा प्रश्न देंगे ये फिर भी ठीक है। ठीक है, उन्हें घर बुलाकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, नहीं भैया, घर किस किस को बुलाया जाएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके हम पाठ्यक्रम को उसे पूरा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी छात्र को प्रेरित करने वाली विधि है? प्रशंसा विधि, दंड विधि, डांटना, या ज्यादा अंक देना। देखिए, तो ये तो साफ साफ ही आपको है, प्रशंसा विधि जो है, जब आप प्रशंसा करेंगे किसी बच्चे की तो यही विधि जो है वो बच्चे को प्रेरित करती है, क्योंकि दंड, डांटना ये दोनों तो हैं निगेटिव। ठीक है, अगला चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द समानार्थी है। शिक्षा शब्द जो है वो किसके समानार्थी है? निर्देश का, या विद्यालयीकरण का, या प्रशिक्षण का, या उपरोक्त सभी। तो ये जो है वो उपरोक्त सभी, मतलब आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13वां है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? भैया ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये सबको पता है कि हमारे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? देखिए, इसके उत्तर दिए हैं कि छात्रों पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, या भीड़ कम करने हेतु, या अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, या इनमें से सभी। तो देखिए, पहला जो है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो भीड़ कम करने हेतु ये तो ऑप्शन निगेटिव हो गया। अधिक फीस, देखो कोई भी टीचर फीस के लिए नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए गलत। अब ये तीसरा जो है इनमें से सभी, तो जब ये दोनों गलत हो गए तो तीसरा अपने आप गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बचा, छात्र पर शिक्षक का जो व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण जो है, मतलब ध्यान है, वो केंद्रित रहेगा। ठीक है, इसलिए। अगले देखते हैं 15वां, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? पहला देखेंगे ऑप्शन, अध्ययन में अरुचि, अगला सेवा भाव, तीसरा मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, और चौथा पर्यटन की रुचि। भैया देखिए, ये तो आपको सीधा पता है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो कौन से होते हैं, जो बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं, प्रखर बुद्धि के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन तो क्या है कि अध्ययन में अरुचि, अरुचि तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और सेवा भाव, सेवा भाव भी गलत है। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, यही देखो इसी को कहते हैं कि बुद्धि का तेज होना। ठीक है, तो वे प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपके 15 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ये ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी, धारा 45 के तहत शिक्षा को जो है निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित
होता है। तो देखिए बुद्धि, दूसरा देखिए कि शारीरिक वृद्धि, तीसरा स्वभाव या उपरोक्त सभी। तो देखिए इनमें से जो सी ऑप्शन जो है स्वभाव, ये आपका सही आंसर होगा कि स्वभाव जो है वो पर्यावरण से बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, आगे जी बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न जो है इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है। कुंठा मतलब कुड़न। ठीक है, तो देखते हैं व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका पहला जो है व्यक्तिगत की पर्सनल अक्षमता के फलस्वरूप जो है बच्चों में कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो देखते हैं 19वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए भाषावाद, ऑप्शन बी प्रकृतिवाद, तीसरा जातिवाद या चौथा संप्रदायवाद। देखिए तो इसका बी जो है प्रकृतिवाद जो है वो आपकी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न नहीं के तत्व नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन है निबंधात्मक में, ठीक है, संक्षिप्त प्रश्न में या वस्तुनिष्ठ परीक्षण में या इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे ज्यादा विश्वसनीयता जो होती है, जो एक्यूरेसी होती है, वो ऑप्शन आपका सी मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें लिखा है कि परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। ऑप्शन ए औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा औपचारिकतर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। यह आपका एक अनौपचारिक साधन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विद्यालय का कार्य होता है, क्या कार्य होता है कि संस्कृत का संरक्षण या संस्कृत का परिष्करण या संस्कृत के नए रूपों का निर्माण या इनमें से सभी। भैया देखिए सब जो अभी आपके ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, ये तीनों आपके सही हैं, तो आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर में क्या है कि किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको सबको पता है, ये मध्यमान कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 24वां है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। देखिए इसमें दिया है कि सिनेमाघर, कक्षा शिक्षण या टीवी या परिवार। देखिए सिनेमाघर तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपका कक्ष शिक्षण जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। तो देखिए प्रक्षेपण विधि के अंतर मूल्यांकन विधि या कथाबोध या साक्षात्कार या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो उपरोक्त सभी जो है मतलब ए बी सी मूल्यांकन, कथाबोध और साक्षात्कार, ये तीनों जो हैं आपकी वो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जिसमें लिखा है कि नई शिक्षा के क्षेत्रों में क्या समस्या है। पहला देखेंगे सह शिक्षा की समस्या है या स्त्री शिक्षा का अव्यय है या शिक्षिकाओं की समस्या है या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये भी उपरोक्त सभी ही होगा। ठीक है, जिसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जिसमें लिखा है कि सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1970। कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसका ऑप्शन देखेंगे
पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा उच्च शिक्षा या चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो है वो प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने स्तुति की थी। तो देखिए पहला दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या भारतीय शिक्षा आयोग 1964 या यशपाल समिति 1992 या नई शिक्षा नीति 1986। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 30, जिसमें लिखा है कि बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। पहला पाठ्यक्रम के द्वारा या विद्यालय में समाज और संस्कृति गतिविधियों के द्वारा, तीसरा है कि अनुशासन प्रक्रिया द्वारा या चौथा है कक्षा शिक्षण द्वारा, ठीक है। तो इसका तीसरा का जो आंसर है वो आपको पता है कि सामाजिक की बात चली है तो सामाजिक और सांस्कृतिक विधियों द्वारा ही दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।